हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल केपी सर मैथ्स। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण, जिसका हम लोग यहाँ पर परिचय यानी इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात समीकरण तो लिखेंगे ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 हो। द्विघात समीकरण कहलाती है। क्लियर? तो यहां पर हमारे पास एक द्विघात समीकरण जिसका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं और उसको हम लोग बोलते हैं मानक समीकरण। क्या बोलेंगे? मानक समीकरण। द्विघात समीकरण का मानक रूप हमारे पास होता है कुछ इस प्रकार से: ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a नॉट इक्वल टू 0 और a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, अगर हम यहां पर ऐसे लिख दें कि 5x² प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0, तो ये एक द्विघात समीकरण है। यहां पर देखिए x की अधिकतम घात पूरे समीकरण में कितनी है, तो आप कहेंगे 2। अधिकतम घात कितनी है? 2 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण हो गया। बस याद रखिएगा कि यहां पर a की वैल्यू अगर आप 0 पुट कर देंगे, a की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो x² वाला पद गायब हो जाएगा, और x² वाला पद गायब हो जाएगा तो ये समीकरण कि इस समीकरण की अधिकतम घात 2 नहीं रह जाएगी, तो यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब द्विघात समीकरण में जो चर की वैल्यू आती है, द्विघात समीकरण में जो चर का मान आता है, यानी x y जो भी चर द्विघात समीकरण में है, तो चर का जो मान आता है, चर का मान क्या कहलाता है? शून्य कहलाता है, मूल कहलाता है। क्या कहलाता है? मूल कहलाता है। मूल, ठीक है? क्या कहलाता है? मूल। याद रखिएगा। तो द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं? द्विघात समीकरण के अधिकतम 2 मूल होते हैं। कितने? अधिकतम 2 मूल। अधिकतम 2 मूल होते हैं। क्लियर? तो द्विघात समीकरण के अधिकतम 2 मूल होते हैं। ये कैसे पता हमको, ये भी हम आपको बता देते हैं। तो देखिए, जब भी हमारे पास कोई भी समीकरण होगा, चाहे वो द्विघात हो, चाहे वो त्रिघात हो, चाहे वो रैखिक समीकरण हो, x की जितनी वैल्यू यानी चर की जितनी वैल्यू होगी, अधिकतम जितनी घात होगी, उतने ही उसके मान निकल कर आएंगे। जैसे अगर हमारे पास कोई त्रिघात समीकरण है तो उसमें x के 3 मान होंगे, और यहाँ पर द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अधिकतम कितनी घात है? 2 है। अधिकतम 2 घात है, इसलिए इसके अधिकतम 2 मूल होंगे। क्लियर? और जब मूल समान हो जाते हैं तो उनको हम एक मूल भी बोल देते हैं, यानी 2 हो सकते हैं, 2 से कम हो सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं होंगे। और 2 से कम कैसे हो सकते हैं? जब वो मूल एक जैसे हो जाते हैं तो हम लोग उसको बोल देते हैं कि मूल जो है वो 2 से कम है, अर्थात एक मूल है। क्लियर? तो ये हम लोगों के पास हो गया द्विघात समीकरण होता क्या है, कैसे लिखा जाता है, और उसमें चर क्या होता है। ठीक है? अब हम लोग आगे बात करेंगे, आगे बढ़ जाते हैं और हम लोग बात करेंगे द्विघात समीकरण को हल करने के नियम।
द्विघात समीकरण को हल करने के नियम। तो देखिए हमारे सिलेबस में 3 नियम यहां पर हैं। तो पहला नियम क्या है, नाम बता देते हैं। पहला नियम है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, ठीक है। दूसरी विधि है पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि। और तीसरी विधि है सूत्र यानी श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा। श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा। तो श्रीधराचार्य सूत्र क्या है, अभी हम लोग इसकी बात करेंगे। तो एक तरफ से चलते हैं। सबसे पहली हेडिंग हमारे पास है गुणनखंड विधि। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं गुणनखंड विधि, और इन सभी विधियों को हम एक एग्जाम्पल को देकर आपको समझाएंगे। फटाफट से देख लीजिए, जितनी चीज़ें आप यहाँ पर सीख सकते हैं इंट्रो में सीख लीजिए, और कोई भी कंफ्यूजन छूट जाती है तो घबराइएगा मत। जब हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, जिससे वो विधि आपको क्लियर हो जाएगी। सिर्फ यहाँ पर नमूने के तौर पे आपको हम यहाँ पर दिखाएंगे। तो पहली विधि है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। तो इस विधि को हम कैसे करते हैं, देखिए ध्यान से। सबसे पहले हमारे पास एक एग्जाम्पल है, और क्या लिखा हुआ है उसमें, एग्जाम्पल में लिखा हुआ है x² + 6x + 8। क्लियर। अब आपको क्या करना है, देखिए वैसे तो आप ये 9th क्लास में 8th क्लास में भी सीख कर आए हैं, लेकिन हम यहाँ पर बता देते हैं। तो सबसे पहले x² का गुणांक देखिए कितना है, आपको दिख रहा होगा 1। अगर नहीं दिख रहा है तो वो 1 ही होता है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों की गुणा कर लेनी है। इन दोनों की गुणा कर लेनी है, और गुणा करके कितना मिल जाएगा, 8 एकम 8 x²। क्लियर। 8 एकम 8, और यहाँ पर x² लिखा हुआ है तो 8x² हो गया। अब इसके ऐसे गुणनखंड कीजिए कि जोड़कर, ये वाला चिन्ह देखते हैं, अगर यहाँ पर प्लस होगा तो बोलेंगे जोड़कर, अगर माइनस होगा तो बोलेंगे घटाकर, इस चिन्ह को देखकर। क्लियर। तो 8 एकम 8 8x² के ऐसे गुणनखंड कीजिए जोड़कर 6x हो जाए। तो इसके टुकड़े करने हैं, 8x² के टुकड़े करने हैं। तो देखिए हमने कर दिया कि 4x गुणे 2x, और अगर इनकी गुणा करेंगे तो हमारे पास 8x बन जाएगा, और अगर इनको हम जोड़ेंगे तो हमारे पास 6x आना चाहिए, यानी 4x + 2x। अब बताइए क्या इतनी बात आपको समझ में आई? बिल्कुल आ गई होगी। अब हमको क्या करना है, देखिए इस एग्जाम्पल को नीचे लिखते हैं। ये गुणनखंड हमने बता दिया आपको। अब आपको क्या करना है, इसको नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो क्या था क्वेश्चन हमारे पास, x² + 6x + 8। तो अब हमें क्या करना है, इस 6x को तोड़ देना है। तो x² ऐसे ही लिख लीजिए, और प्लस 6x को हम तोड़ लेंगे। वो कैसे तोड़ेंगे, 4x + 2x ऐसे ही तोड़ना है, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, वरना गलत हो जाएगा। + 8। क्लियर। इसको कुछ ऐसे भी हम लोग लिख लेते हैं, या करके हम आपको बता देते हैं कि x² + 6 को सिर्फ तोड़ लेते हैं, 6 + 2, और x हम बाहर लगा देते हैं, + 8। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसा आप करते आए हैं वैसा आप लिखेंगे, ठीक है। हम ये वाला स्टेप लेते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ब्रैकेट को ओपन कर देंगे यहां से, तो क्या बन जाएगा, x² + 4x +
2x प्लस का 8। क्लियर? यहां पर x के अंदर गुणा करा दी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले दो से कॉमन ले लेंगे और आखिरी के दो पदों से कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन आ जाएगा x, तो बचेगा x प्लस 4। यहां से प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस 4। क्लियर? चलिए थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। और यहां पर x प्लस 4 कॉमन ले लेंगे दोनों पदों से और बच जाएगा हमारे पास x प्लस 2। तो इस तरीके से हम लोग द्विघात के क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। लेकिन यहां पर हम लोग द्विघात बहुपद नहीं पढ़ रहे हैं, द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, इसलिए यहां पर आपको बराबर में 0 लगा मिलेगा और यहां पर भी फिर आप 0 लगाएंगे बराबर में, ठीक है। फिर यहां पर भी बराबर में आप 0 लगाएंगे, समझ रहे ना। अगर बहुपद होगा तो आप 0 लगाएंगे जब शून्य ज्ञात करेंगे, और यहां पर आपको प्रश्न में ही 0 लगा मिलेगा। क्लियर? यहां पर 0 भी लगेगा और यहां पर भी 0 लगेगा, और यहां से हम आपको 0 लगाकर ये समझाना चाहते हैं कि ये तो हमारे गुणनखंड हुए। अब हम मूल कैसे निकालें, इसके मान कैसे निकालें। तो देखिए, जब भी दो संख्याओं की गुणा हो और उत्तर में 0 आ रहा हो, तो ऐसा तभी हो सकता है जब या तो पहली संख्या 0 हो या तो दूसरी संख्या 0 हो। तो हम यहां पर रख सकते हैं x प्लस 4 बराबर 0, तो x बराबर -4, ये पहला मान आ गया। और फिर ऐसे लिखेंगे x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर -2। तो x की वैल्यू यहाँ पर आ गई -2 और इधर आ गई x की वैल्यू -4। तो यहाँ पर x के दो मान प्राप्त हो गए, -4 और -2। तो इस तरीके से हम लोग गुणनखंड विधि से इसके मूल निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये गुणनखंड विधि समझ में आ गई होगी। किसी प्रकार की दिक्कत है, घबराइएगा बिल्कुल मत। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर आपको और क्लियर हो जाएगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर कोई भी दिक्कत है तो। चलिए चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर, पूर्ण वर्ग बनाकर जो गुणनखंड करने हैं उसको सीखते हैं। तो दूसरी विधि है पूर्ण वर्ग बनाकर, पूर्ण वर्ग विधि। तो देखिए, इस विधि को भी हम एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर देखेंगे। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 3 बराबर 0। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है, यानी x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, सबसे पहले पूर्ण वर्ग विधि में हमें एक चीज़ मालूम होनी चाहिए कि x स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाना है। कितना बनाना है? 1। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण को 2 से भाग करेंगे। समीकरण को 2 से भाग करने पर, तो समीकरण को 2 से भाग करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, देखिए 2x स्क्वायर बटे 2 माइनस 5x बटे 2 प्लस का 3 बटे 2 बराबर 0। इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 5 बटे 2x प्लस 3 बटे 2 बराबर 0। क्लियर? अब ध्यान से सुनिएगा कि हमारे पास यहाँ पर x का गुणांक कितना आया है, 5 बटे 2 आया। कितना आया है? 5 बटे 2। यहाँ पर देखिए x के गुणांक को बहुत ध्यान से देखिए, 5 बटे 2 आया है, और यहाँ पर हम एक स्टेप बता रहे हैं आपको, x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ देंगे और उतना ही घटा देंगे। यहाँ पर लिखते हैं, ये आप लिखकर याद कर लीजिए, x के गुणांक के आधे
का वर्ग जोड़ते हैं और उतना ही घटाते हैं। इसको कहीं पर लिखकर याद कर लीजिएगा। तो अब यही चीज़ हम यहाँ पर लगाने भी जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा, एक्स स्क्वायर जिसका गुणांक 1 होना चाहिए माइनस 5/2 इंटू एक्स, और यहीं पर हम लोग रुक जाएंगे। तो x का गुणांक कितना है 5/2 का आधा। तो जैसे हमने आधा कहा तो बट्टे में 2 लगा दीजिए। किसी भी संख्या के बट्टे में 2 लगा दोगे वो आधा हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5/4। किसी भी संख्या का आधा करना है तो बट्टे में 2 लगा दीजिए, तुरंत वो आधा हो जाएगा। तो 5/4 इसका आधा है, तो इसका वर्ग जोड़ दीजिए। 5/4 का वर्ग जोड़ दीजिए और उतना ही घटा दीजिए, -5/4 का वर्ग। क्लियर। और जो लिखा हुआ है वो लिख दीजिए, प्लस का 3/2 बराबर 0। ये 2 स्टेप हमने अपने पास से किए हैं, जितना जोड़ा है उतना ही घटा दिया। तो देखिए इतना पद देखिए क्या बन जाता है, ये हमारा सूत्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सूत्र बन जाएगा a² + b² - 2ab का। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर। और इन दोनों पदों से हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। तो माइनस कॉमन लेंगे, 25/16 माइनस, प्लस से माइनस कॉमन लेंगे, माइनस बचेगा 3/2। क्लियर है। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, x - 5/4 का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पर देखिए 16 2 का लासा ले लेंगे तो 16 आ जाएगा, 25 माइनस 2 8 16 और 8 3 24 बराबर 0। थोड़ा सा जगह बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हाँ अब देखिए यहां पर हो जाएगा x - 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/16, 25 में से 24 गया 1/16 बराबर 0। जब इधर स्क्वायर है तो इधर भी हम स्क्वायर बना लेंगे। तो x - 5/4 का होल स्क्वायर माइनस, ये निश्चित रूप से किसी ना किसी का वर्ग हमको बनाना ही बनाना है, तो 1/4 का ये वर्ग कर दिया बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर a² - b² का फॉर्मूला लगा देंगे। a² - b² बराबर होता है a + b इंटू a - b। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वर्गांतर लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, x - 5/4 प्लस 1/4, x - 5/4 माइनस 1/4 बराबर 0। x माइनस, अब यहाँ बहुत ध्यान से देखिए, हर समान है, अंशों को डायरेक्ट हम हल कर लेंगे। तो माइनस का 5 प्लस का 1 माइनस का 4/4, और यहाँ पे देखिए हर समान है, अंशों को डायरेक्ट हल कर लेंगे। तो x माइनस 6/4 बराबर 0। 4 से 4 कट गया तो 1 आ गया, और 2 दूनी 4, 2 3 6, तो x माइनस 1, और यहाँ लिखेंगे x माइनस 3/2 बराबर 0।
और अभी हम आपको समझा चुके हैं कि अगर दो ब्रैकेटों की गुणा 0 आए तो एक बार पहला ब्रैकेट बराबर 0 और एक बार दूसरा ब्रैकेट बराबर 0। तो हम पेज को ना खिसकाकर यहाँ पर लगा देते हैं, तो लिखेंगे x माइनस 1 बराबर 0, तो x का मान आ गया 1। और फिर लिखेंगे x माइनस 3 बटे 2 बराबर 0, तो x बराबर 3 बटे 2। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग इस प्रश्न को लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये जो विधि हमने आपको समझाई है ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिलहाल कुछ बच्चों को ये देर में समझ में आती है, जब तक इसके हम 5 से 6 एग्जाम्पल नहीं बताएंगे तब तक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगी। बस आपको स्टेप देख लेने हैं और आपको सीख लेना है। क्लियर? चलिए तीसरी विधि की ओर चल देते हैं। और तीसरी विधि हमारी क्या है, उससे पहले हम यहाँ पर जगह बना लेते हैं। तो तीसरी विधि है श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र विधि। तो देखिए यहाँ पर इसको हम कैसे करेंगे, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसकी सहायता से हम क्वेश्चन को हल कर लेंगे। ठीक है? और जैसा कि हम बता ही चुके हैं आपको कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। यानी x स्क्वायर का गुणांक a होता है, x का गुणांक b होता है और अचर पद c होता है। तो इस सूत्र की सहायता से हम उसके मूल यानी कि मान x के निकाल सकते हैं। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल हमने लिया और यही एग्जाम्पल लिख लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 3 बराबर 0। तो सबसे पहले यहाँ पर सूत्र लगाकर अगर हमें हल करना है इसको, तो हम a b c की वैल्यू लिखेंगे। तो a का मान कितना है 2, b का मान -5, c का मान 3। तो यहाँ लिखेंगे श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य, ये आपको लिखना है जो हम बता रहे हैं वो, सूत्र से x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो b की वैल्यू कितनी है -5, और यहाँ रख देंगे माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा 25 माइनस 4 गुणे ए का मान कितना है 2 गुणे सी का मान कितना है 3 बटे 2a। तो 2 गुणे ए की वैल्यू कितनी है 2। क्लियर? सारी वैल्यू हमें पुट कर देनी है। और वैल्यू कहाँ से लाएंगे, समीकरण से। एक्स स्क्वायर का गुणांक a होता है, x का गुणांक b होता है और अचर पद c होता है। चलिए जगह बना लेते हैं और इसको हल कर लेते हैं। x बराबर 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस 4 दूनी 8 तिया 24 बटे 2 दूनी 4। तो x बराबर 5 प्लस माइनस रूट 1 बटे 4। x बराबर 5 प्लस माइनस का 1 बटे 4। ठीक है? तो अब यहाँ से देखिए, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। तो ऊपर चलते हैं और यहाँ पर x बराबर
5 + 1/4 लिख देंगे, चूँकि पॉजिटिव लेने पर। तो x बराबर 6/4, 2 तियाँ 2 दूनी, तो x बराबर 3/2। तो ये x का मान आ गया। फिर क्या लिखेंगे, फिर इसके नीचे लिखेंगे कि x बराबर 5 - 1/4, तो लिखेंगे चूँकि निगेटिव लेने पर, निगेटिव लेने पर। तो देखिए आगे बढ़ जाते हैं। x बराबर 5 में से 1 गया 4/4, 4 से 4 कट गया, 1 आ गया, तो x का मान कितना आ गया, 1। x का मान 1 आ गया और x का मान 3/2 आ गया। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, लिखेंगे अतः x बराबर 1 और x बराबर 3/2। ये दो मान हमारे पास आ गए हैं। देखिए पूर्ण वर्ग विधि से हमने लगाया था, तब भी हमारे पास यही मूल आ रहे थे, यही मान आ रहे थे x के, और हमने श्रीधराचार्य विधि से लगाया है, तब भी यही हमारे मूल और मान आ गए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं और हम लोग और कुछ बातें इसके बारे में कर लेते हैं। उससे पहले थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। तो देखिए जब हमने यहाँ पर श्रीधराचार्य पूर्ण वर्ग विधि और गुणनखंड विधि लगाई, तो हमारे पास x के मान आए, और x के मान भिन्न भिन्न आ सकते हैं। हो सकता काल्पनिक संख्या हो सकता वास्तविक संख्या हो, और हो सकता मूल दोनों मूल समान आ जाएं, यानी x की दोनों वैल्यू एक जैसी आ जाए। तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास कंडीशन है क्या, कि सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं विविक्त कर की। किसकी, विविक्त कर, विविक्त कर। तो विविक्त कर को हम क्या बोलते हैं, d से प्रदर्शित करते हैं, और इसका फार्मूला होता है b² - 4ac। क्लियर, d बराबर b² - 4ac, ये हमारे पास विविक्त कर का फार्मूला होता है। और इस फार्मूले से हम लोग मूलों की प्रकृति को पता कर लेते हैं। इससे क्या पता कर लेते हैं, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति। क्लियर। तो देखिए मूलों की प्रकृति कैसे पता करेंगे, देखिए यहां पर 3 सूत्र हम लिखेंगे। पहला, यदि b² - 4ac बराबर 0, तो मूल वास्तविक व समान होंगे, वास्तविक व समान होंगे। फिर दूसरा है, यदि b² - 4ac बराबर पॉजिटिव, तो मूल वास्तविक व असमान होंगे, वास्तविक व असमान होंगे। और तीसरा है, यदि b² - 4ac बराबर निगेटिव, तो मूल काल्पनिक व
असमान होंगे, असमान होंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास मूलों की प्रकृति को जानने के 3 फंडे हैं। यदि हम b स्क्वायर माइनस 4ac अर्थात इसी को हम लोग विविध कर भी बोलते हैं, और कहीं कहीं पर आपको d बराबर भी लिखा मिल जाएगा, तो घबराइएगा मत, क्योंकि d का फॉर्मूला ही यही होता है। चाहे b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 लिखिए और चाहे d बराबर 0 लिखिए, बात वही होगी। तो मूल वास्तविक व समान होंगे। b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर पॉजिटिव, तो मूल वास्तविक व असमान होंगे। और b स्क्वायर माइनस 4ac अगर निगेटिव आ जाता है तो मूल हमारे कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे, अर्थात x का मान हमारी एक काल्पनिक संख्या होगी। ठीक है, तो इस तरीके से मूलों की प्रकृति हम लोग पता कर सकते हैं। इतना ही हमारे पास है यहाँ पर द्विघात के बारे में, और उसके आगे चलते हैं। कुछ नोट वगैरह है जो हम अपने पास से आपको बताते हैं, जिससे आपके कुछ क्वेश्चन लगाने में आसानी हो जाएगी और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उन नोट को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए, नोट है, नोट थोड़ा सा अच्छा कर देते हैं। हाँ, इस तरीके से। तो देखिए, ये हम यहाँ पर नोट लिखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मानने का सारे फंडे आपको बता देते हैं। तो देखिए, पहला पार्ट, पहला नोट हम बता रहे हैं आपको। यदि प्रश्न में हमको योग दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए? योग दे दिया जाए, तो वहाँ से आपको अगर 2 संख्या माननी हो तो पहली संख्या आपको क्या करना है? x मान लेना है, और दूसरी संख्या को आप मानेंगे योग माइनस x। क्या मानेंगे? योग माइनस x। क्लियर? याद रखिएगा बिल्कुल। दूसरे पार्ट पर चलते हैं। यदि हमको प्रश्न में अंतर दिया गया है, क्या दिया गया है? अंतर। तो यहां पर पहली संख्या x मानेंगे और दूसरा अंतर प्लस x मानेंगे। दूसरी संख्या क्या मानेंगे? अंतर प्लस x। और अंतर प्लस x हमारी बड़ी संख्या होगी। कैसी होगी? ये बड़ी होगी और ये छोटी होगी। क्लियर? क्योंकि घटाने में बड़े छोटे का थोड़ा ध्यान रखा जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तीसरा, अगर प्रश्न में आपको 2 संख्याओं का गुणनफल दे रखा हो, गुणनफल दे रखा हो, तो आपको क्या करना है? पहली संख्या x और दूसरी गुणनफल बटे x, गुणनफल बटे x माननी है। क्लियर? तीसरा, अगर आपको प्रश्न में भागफल दे रखा हो, चलो ब्लैक से ही लिख देते हैं, भागफल, तो आप कैसे मानेंगे? पहली संख्या x मानेंगे और दूसरी भागफल गुणे x मानेंगे। भागफल गुणे x मानेंगे। ठीक है? और ये जो होगी, इसको हम लोग यहां पर बोलेंगे भाज्य, और ये होगा हमारा भाजक। तब हमको भागफल प्राप्त होगा। तो ये हमारे हो गए गुणा, अंतर, गुणनफल और भागफल से संबंधित। अब हम आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, 5वें पार्ट पर चलते हैं, जगह बना लेंगे। यदि प्रश्न में क्रमागत संख्या माननी हो, 3 क्रमागत, 3 क्रमागत, ठीक है, प्राकृतिक,
3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं। तो देखिए कैसे मानेंगे, पहली संख्या x, दूसरी x+1 और तीसरी x+2 मानेंगे। क्लियर। और अगर हमको छठा पार्ट है 3 समक्रमागत प्राकृतिक संख्याएं माननी हो, तो सम संख्या को मानने के लिए देखिए क्या करेंगे, 2x, 2x+2 और 2x+4 मानते हैं। ये आपके रटने का कॉन्सेप्ट है, ये सब आपको रटना होगा, ठीक है, जिससे आपके क्वेश्चन फटाफट से लगते चले जाएंगे। और अगर विषम क्रमागत 3 विषम प्राकृतिक संख्याएं पूछे, विषम क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं पूछे, तो आप कैसे मानेंगे, पहली संख्या मानेंगे 2x+1, दूसरी 2x+3 और तीसरी 2x+5 मानते हैं। क्लियर। बाकी जो भी चीज़ें छूटी हुई हैं वो जब हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इंट्रोडक्शन में जो भी आपको समझाया गया है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे नोटिफिकेशन सबसे पहले। और अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर मनोहर रे की किताब से पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी नीचे दिया गया है। और अगर मेरे व्लॉग चैनल पर भी जुड़ना चाहते हैं, सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक नीचे दिया गया है। तो आज की क्लास में रखते हैं इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के प्रश्नों को लेकर।